कभी कभी पुलिस के सामने भी कुछ ऐसा केस आ जाता है जिस केस को सॉल्व करने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। पुलिस को एक ऐसा डेड बॉडी बरामद होता है जिसमें उसका केवल कंकाल मिलता है, जिसे देख करके ये भी नहीं मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला है या फिर पुरुष। पर फिर भी पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी दमखम लगा देती है और आखिरकार एक दिन अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद इस केस का खुलासा कर ही देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है केरल प्रदेश की। केरल का एक ज़िला पड़ता है एर्नाकुलम और इसी एर्नाकुलम का एक शहर आता है कोची। बात कर रहा हूं मैं 5 सितंबर 2018 की। दरअसल इसी कोची शहर के अंतर्गत एक नहर आता है जिसका नाम है पंगत। 5 सितंबर 2018 को सुबह सुबह कुछ मछुआरे जब इस नहर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि नहर के किनारे एक बहुत बड़ा ड्रम है। दरअसल उस ड्रम में कुछ कंक्रीट और सीमेंट डाल करके भर दिया गया था, लेकिन उस ड्रम के अंदर से मानव शरीर के कुछ कंकाल दिखाई दे रहे थे। मछुआरे जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर छेनी हथौड़ी से उस ड्रम को तोड़ना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही उस ड्रम को तोड़ती है तो उसके अंदर से एक मानव शरीर के पूरा कंकाल बरामद होता है। उसके अंदर से एक 100 का नोट और 2 500 के पुराने नोट भी मिलता है। पुलिस कंकाल को जब बरामद करती है उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का कोई पहचान नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो जाता है कि पुलिस आखिर ये कैसे मालूम करे कि मरने वाली एक महिला है या फिर पुरुष। पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि शायद इसकी हत्या 8 नवंबर 2016 से पहले की गई है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को रात को ही भारत सरकार ने पुराने 500 नोट को बंद कर दिया था। पुलिस अभी इस केस की छानबीन कर ही रही थी, तभी 3 दिन के बाद 11 जनवरी 2018 को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें बताया जाता है कि उसके दाहिने पैर के एड़ी में एक स्क्रू और वाशर लगाया गया है। दरअसल उसकी सर्जरी की गई थी। जैसे ही वो स्क्रू और वाशर मिल जाता है, पुलिस उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से गहराई से पढ़ना शुरू करती है। दरअसल उस स्क्रू और वाशर पे उसके कंपनी का नाम लिखा गया था। कंपनी का नाम था पिटकर। पुलिस जब पिटकर कंपनी को गूगल पर सर्च करती है तो मालूम चलता है कि ये कंपनी पुणे शहर में स्थापित है। पुलिस को इस केस में मात्र यही एक सबूत मिलता है। पुलिस इसी सबूत के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाना शुरू करती है। पुलिस अपने टीम के साथ पुणे शहर जाती है और जाकर उस कंपनी के कर्मचारी से मुलाकात करती है और कंपनी के कर्मचारी से कहती है कि साल 2016 में इस तरह के स्क्रू और वाशर किन किन शहरों में कितने सप्लाई किया गया है, हमें सबकी डिटेल चाहिए। कंपनी का कर्मचारी जब डिटेल्स चेक करता है तो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, साल 2016 में टोटल 161 स्क्रू वाशर सप्लाई किया गया है, जिसमें से 155 गुजरात और महाराष्ट्र में किया गया है और 6 केरल के केवीएम हॉस्पिटल में सप्लाई किया गया है। कर्मचारी जैसी ये सारी डिटेल्स पुलिस को दे देता है, पुलिस अपनी डिटेल्स को लेकर के फिर से केरल वापस आती है और जा कर के केवीएम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ करती है कि ये जो 6 स्क्रू वाशर है ये कौन कौन से मरीजों को लगाया गया है, हमें उन 6 का पूरी डिटेल्स चाहिए। स्टाफ जब अपनी डिटेल्स चेक करता है, चेक करके सारी डिटेल्स पुलिस को दे देता है। पुलिस जब उन 6 लोगों के बारे में मालूम करती है तो 5 लोगों के बारे में तो मालूम चल जाता है। दरअसल वो 5 लोग जीवित थे, लेकिन छठे के बारे में नहीं मालूम चलता है। दरअसल छठा एक महिला थी जिसका नाम है शकुंतला। शकुंतला जिसकी उम्र है लगभग 54 साल के आसपास। दरअसल शकुंतला का पति बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। शकुंतला के मात्र एक ही बेटी है जिसका नाम है अस्विता। अस्विता जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। पुलिस जब शकुंतला के घर पे जाती है, जब उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है, पुलिस उसकी बेटी अस्विता से जाकर मुलाकात करती है और फिर अस्विता से उसके माँ शकुंतला के बारे में पूछताछ करती है। अस्विता कहती है कि साहब, मुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ कहाँ पे है, क्योंकि साल 2016 में मुझे सिर्फ इतना मालूम चला कि वो दिल्ली शहर चली गई है। अस्विता जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है।
पुलिस सोच में पड़ जाती है कि एक बेटी को अपनी माँ के बारे में भला कैसे नहीं मालूम चल सकता है। इस बारे में जब अस्मिता से पूछताछ करती है तो अस्मिता कहती है कि साहब मेरी माँ के साथ मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बनता था। पुलिस अस्मिता को छोड़ देती है, लेकिन फिर से आकर के पुलिस उसी मुहाने पे खड़ी हो जाती है। आखिरकार शकुंतला के बारे में तो मालूम चल जाता है, लेकिन पुलिस को अभी भी यकीन नहीं था कि शकुंतला इस दुनिया में है भी या नहीं, मरने वाली महिला शकुंतला ही थी या फिर कोई और। इसीलिए पुलिस अब अपने आप को कंफर्म करने के लिए अस्मिता का डीएनए टेस्ट कराती है। डीएनए रिपोर्ट जब आता है तो उससे साफ मालूम चल जाता है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि शकुंतला ही है। पुलिस को जैसे ही मालूम चल जाता है कि शकुंतला की हत्या हो गई है, पुलिस फिर से जाकर के अस्मिता से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्मिता पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। पुलिस अब शकुंतला के पड़ोसियों से जाकर के पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब अस्मिता झूठ बोल रही है। दरअसल अस्मिता शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। अस्मिता ने अपने पति को छोड़ दिया है और अपने नए आशिक सुजीत के साथ रह रही है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें अस्मिता के बारे में बताते हैं, पुलिस फिर से जाकर के अस्मिता से मुलाकात करती है और इस बार पुलिस अस्मिता से कहती है कि तुमने हमसे सच क्यों छुपाया। तुम ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और तुम अपने आशिक सुजीत के साथ रहती हो। सुजीत कहाँ पे है? पुलिस अस्मिता से जैसे ही सुजीत के बारे में पूछताछ करती है तो अस्मिता कहती है कि साहब सुजीत ने 9 जनवरी 2018 को खुदकुशी कर लिया है। अस्मिता जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब सुजीत के बारे में पता लगाती है। पुलिस सुजीत के बारे में पता लगाते हुए जब उसके घर पे जाती है, उसकी पत्नी से जब पूछताछ करती है तो सुजीत की पत्नी भी कहती है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है, पर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया मुझे भी नहीं मालूम है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपराधी तक कैसे पहुँचे। इसीलिए पुलिस अब सुजीत के दोस्तों के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि सुजीत का एक गहरा दोस्त है जिसका नाम है सुरेश। सुरेश जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। पुलिस जाकर के सुरेश को ही अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर सुरेश से शकुंतला के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब सुरेश के सामने शकुंतला का नाम लेती है तो सुरेश कहता है कि साहब मैं किसी भी शकुंतला को नहीं जानता हूँ। लेकिन सुरेश जैसे ही झूठ बोलता है, पुलिस को अब सुरेश के ऊपर गहरा शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस ने इससे पहले ही शकुंतला के पड़ोसियों से मालूम कर लिया था। दरअसल पड़ोसियों ने बताया था कि साल 2016 के सितंबर महीने में सुरेश अपने दोस्त सुजीत के साथ शकुंतला के घर पे 1-2 बार आया था। पुलिस अब सुरेश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस सुरेश को धमकाते हुए कहती है कि हमें मालूम है कि शकुंतला की हत्या कर दी गई है, सुजीत ने खुदकुशी कर लिया है। अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो ये सारा आरोप तुम्हारे ऊपर ही लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से तुम काफ़ी लंबे समय के लिए अंदर चले जाओगे। पुलिस जैसी इस तरह से डराने वाली बातें सुरेश से कहती है, सुरेश इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने शकुंतला की हत्या नहीं किया है। दरअसल शकुंतला की हत्या सुजीत ने किया है। लेकिन सुरेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब अस्मिता अपने नए आशिक सुधीर के साथ घर छोड़ करके फरार हो जाती है। अपने आशिक के साथ जब फरार होती है उससे जाकर शादी कर लेती है। लगभग 2 साल तक सुधीर के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। इन 2 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। पर जैसे ही शादी के 2 साल का समय गुजरता है, अस्मिता और उसके पति के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, अस्मिता अपने पति को छोड़कर अपने माँ के पास चली आती है। अपनी माँ के पास जब रहने लगती है तभी अस्मिता की ज़िंदगी में सुजीत आता है। फिर सुजीत और अस्मिता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन सुजीत और अस्मिता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों शकुंतला के साथ ही उसके घर में रहने लगते हैं। इधर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन अस्मिता जब अपनी माँ के साथ मार्केट में जाती है, रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। साल 2016 के सितंबर महीने में शकुंतला का जब एक्सीडेंट होता है, उसे केबीएम हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके पैर में इस कदर से फ्रैक्चर आ जाता है कि सर्जरी करके उसमें एक वाशर और स्कूप लगाया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के शकुंतला जब अपने घर पे आती है, बेड पे रहती है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, शकुंतला को सुजीत की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है कि सुजीत ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। शकुंतला को जैसे ही सुजीत की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, वो अपनी बेटी अस्मिता को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है।
लेकिन अस्विता सुजीत के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि अपनी माँ की एक भी बात को नहीं सुनती है। जब अस्विता अपनी माँ की बात नहीं सुनती है तो अब शकुंतला सुजीत को धमकाने की कोशिश करती है। सुजीत को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। जैसे इस तरह की धमकी देती है सुन करके सुजीत इस कदर से डर जाता है कि अब वो अस्विता का कान भरने लगता है। पर जैसे ही लगभग 5 से 6 दिन का और समय गुजरता है, शकुंतला को चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से अब अस्विता अपने दोनों बच्चों को लेकर लॉज में रहने लगती है और सुजीत अपने घर चला जाता है। लेकिन सुजीत जब अपने घर पे जाता है, शकुंतला से इस कदर से डर जाता है कि अब शकुंतला को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। सुजीत को ये मौका भी बेहतर मिल जाता है क्योंकि शकुंतला उस वक्त अपने घर पे अकेले रह रही थी। इसीलिए सुजीत अब शकुंतला को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में अपने दोस्त सुरेश को भी शामिल करता है। सुरेश से जब शकुंतला को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, सुरेश भी सुजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 22 सितंबर 2016 को सुजीत और सुरेश दोनों मार्केट में जाते हैं और मार्केट से जाकर एक बहुत बड़ा ड्रम खरीदते हैं। साथ ही साथ कुछ कंक्रीट और सीमेंट खरीद कर सीधे ले करके शकुंतला के घर पे पहुंच जाते हैं। जब ये सारी सामान ले जा करके शकुंतला के घर पे रखते हैं, शकुंतला इस बारे में सुजीत से पूछताछ भी करती है, लेकिन सुजीत उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। वहाँ से दोनों जब अपने घर वापस आते हैं, उसी रात को सुजीत फिर से शकुंतला के घर पे जाता है और शकुंतला की गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी ड्रम में डाल करके कंक्रीट और सीमेंट से भर देता है और उसी रात को अपने दोस्त सुरेश के नंबर पे फ़ोन करता है और उसका ऑटो शकुंतला के घर पे मंगाता है। इधर सुरेश जब ऑटो लेकर के शकुंतला के घर पे पहुंचता है और फिर दोनों मिलकर के उस ड्रम को ऑटो पे लोड करते हैं और उसे ले करके पंगर नदी में जाते हैं और उसी नदी में ड्रम को फेंक देते हैं और वहाँ से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन उसके 2 दिन के बाद तक भी सुजीत शकुंतला के घर पे ही रहता है। 2 दिन के बाद 25 तारीख को जब अस्विता अपने माँ के घर पे जाती है तो वहीं पे सुजीत मिलता है। अस्विता जब सुजीत से अपनी माँ के बारे में पूछताछ करती है तो सुजीत कहता है कि तुम्हारी माँ हमेशा के लिए दिल्ली चली गई है और जब वो जा रही थी तो बता रही थी कि मेरी बेटी से बोल देना वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, जिसकी वजह से अस्विता भी अपनी माँ से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है। पर जैसे ही 2 साल के बाद इधर वो ड्रम पुलिस को बरामद होता है, जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से प्रेषित होता है, इस बात की जानकारी सुजीत को मालूम चल जाता है। सुजीत इस कदर से डर जाता है कि अब उसे लगता है कि पुलिस उसे पकड़कर जेल के अंदर कर देगी। इसलिए डर के मारे ही 9 जनवरी 2018 को खुदकुशी कर लेता है। वाकई में सुरेश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस सुरेश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर उसे अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।